के ज़माने से गिरगांव चौपाटी कहा जाता था, लेकिन आज इसका नाम बदल के स्वराज्य भूमि हो गया। आइए इसी सिलसिले में हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं गिरगांव के बगल में, चौपाटी के बगल में, जो आज स्वराज्य भूमि के तौर पे परिवर्तित हुई है, ये यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी अगर कहा जाए, स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी की है समाधि स्थल है। आइए हम दिखा रहे हैं समाधि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे उनका जो बर्थ हुआ था 1854 जुलाई, और उनकी समाधि यहाँ बनी है 1929 की। तो इसी सिलसिले में हम आज बात करना चाहेंगे, और आज हम आपको एक महानुभाव से बात भी कराएंगे जो स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक जी से काफ़ी करीबी रहे हैं, उनके विचारों से, उनके विषय से रहे हैं। तो आज हम आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में उनके विचार और उनको कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय बताइए, कैसे आज यहाँ। मैं सयाजीराव सीलम जो महाराष्ट्र विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, उनका मैं नाती हूँ, और उन्होंने ही यहाँ ये पुतला खड़ा करने में ब्रिटिश काल में जो कड़ी लड़ाई देकर ये समाधि स्थान को खड़ा कर दिया और पुतला भी खड़ा कर दिया। और ये एक विशिष्ट जगह है, ये ऐसी जगह है यहाँ कि यहाँ एक समाधि स्थान जो है, जब होना था उस वक्त ब्रिटिशों ने इसको परमिशन नहीं दिया था, क्योंकि उन एक कंडीशन डाला था कि यहाँ कोई समाधि या कोई स्मारक नहीं होना चाहिए, और तभी उसको हम दहन करने का परमिशन देते हैं। और उस वक्त यहाँ इंसानों की एक समंदर खड़ा हो गया। यहाँ बड़े बड़े नेता, देश के नेता आए थे यहाँ, महात्मा गांधी, जो सब लोग, सभी नेता यहाँ देश के आए थे, उसमें बैरिस्टर जीना भी थे, और ये सारे लोग यहाँ, इतना स्वतंत्र सैनिक भी यहाँ पूरे थे, जो भूमिगत थे वो भी थे यहाँ, लेकिन वो किसानों के भेष में थे। ऐसा होना मतलब एक उस वक्त का पहली बार ही ऐसे देश में घटना घट रही थी कि इस एक व्यक्ति के लिए पहला राजकीय व्यक्ति इतना था। महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि पहला राजकीय नेता ऐसा है कि ऐसा ये था कि उनके लिए इतनी गर्दी हो गई थी। उनका देहावसान देश को झटका लगाने वाला था। यहाँ उनका देहावसान हुआ, यहाँ उनका ये हुआ, दहन कार्य यहाँ हुआ, और सरदार गृह यहाँ से कुछ नज़दीकी उनका ये है जगह है, वहाँ उनका देहावसान हुआ था। लेकिन इतने बड़े नेता का कितने साल, 2007 में मैंने देखा कि यहाँ सब लोग भूल चुके थे लोकमान्य तिलक जी को। आज ऐसे नेता की ज़रूरत है जब देश के लोग भटके हुए हैं। हमारा लोकसभा है, सांसद जो है, हमारे विधानसभा जो है, यहाँ पर कैसे लोग बैठे हैं यहाँ, वो ऐसे कि जिनको देश की मालूमात नहीं है, देश के नेता की मालूमात नहीं है, समर्पित, देश के प्रति जो समर्पित की भावना है वो होना चाहिए। आज सरकार दिल्ली में, आप के संसद में जाइए, आज विधानसभा में जाइए, क्या है इनको, इनके बारे में क्या बैठे हैं लोग, इनके लोकमान्य तिलक की जानकारी जिसको नहीं है, उनको ना संसद में बैठने का अधिकार है, ना विधानसभा में बैठने का अधिकार है। ऐसे लोग जब संसद और विधानसभा में जब देशभक्त लोग नहीं होंगे तो जनता का क्या विश्वास पाएंगे? क्या हो तुम रोजी रोटी पाने के लिए नौकरदार आदमी हो? यहाँ सब तुम मिलके मानधन के नाम से कमाई करो, ये नहीं होना चाहिए। आज देशभक्ति की भावना हम अपेक्षित करते हैं। मैं जनता की भाषा बोल रहा हूँ, जनता की भावना बोल रहा हूँ। सर आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? लोकमान्य तिलक जी के जीवन की जो काफ़ी बारीकियां हैं, और काफ़ी मतलब उनके आज जो वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए, कैसे आप उसके बारे में क्या, किस तरह से आप अपने उसको आप वो करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे? एक्चुअली लोकमान्य तिलक के हमारे घर में ही लोकमान्य तिलक के बारे में ये जानकारी थी। मेरे दादाजी उनके फ़ैन थे और उनके पीछे वल्लभ भाई पटेल को मानते थे। तो दादाजी ने
लोकमान्य तिलक के बहुत बहुत कुछ कार्य किया था। मैं पत्रकार था 1973 तक से 2007 तक मैं पत्रकार था। और उसके बाद मैंने तिलक महाराज के बारे में देखा कि ऐसा उनका जो समाधि स्थान बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तिलक महाराज में सब भूल गए। तो मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया था पहले से। तो मैं पढ़ता था तो कुछ वक्त तो तिलक महाराज ने इतना खस्ता खाए हैं, उनकी सारी कहानी जब मैं पढ़ता था तो मेरे आँखों में आंसू भर जाते थे मेरे। और वहाँ जब हम लाइब्रेरी में बैठते थे तो पुरानी पुस्तकें पढ़ते पढ़ते मेरे सब लोग कुछ ये करते, लेकिन मैं एक ऐसा तो कहानी पढ़ते पढ़ते मैं रोता था कि भारत की कहानी, भारत की लिए लड़ने वाले लोग कैसे त्याग करते थे, देश के लिए अपना बलिदान करते थे, अपना कुछ नहीं देखते। इतना त्याग, इतना बलिदान, इतना एक अपना ये होता है ना दुख। उनका कुछ फैमिली लाइफ नहीं था, लेकिन एक ही बात थी, देशभक्ति, देश के लिए कुछ भी करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयारी। ये सब पढ़ते पढ़ते एक दिल भर जाता था उस वक्त। तो एक पढ़ते पढ़ते ये हमारे अभी ये क्या हो गया, ये हम लोग क्या कर रहे हैं अभी। आज लोकमान्य तिलक के बारे में लोगों को क्या कुछ जानकारी नहीं है। लोग क्या जानते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं पाकर लेकर रहूँगा, इतना ही है। मैं एक शेंग नहीं खाया तो और ये नहीं उठाऊँगा, कचरा नहीं उठाऊँगा, ऐसा थोड़ी होता है। उन्हें ज़िंदगी में पूरी राष्ट्रीय शिक्षण और बहिष्कार, ऐसी चतुसूत्री थी उनके। वो चतुसूत्री पर उनका ये सब कार्यक्रम था। तो ऐसे लोकमान्य तिलक के बारे में आज हम देखते हैं कि आज लोगों में भी कुछ न कुछ इसके बारे में नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा कि कॉमन पब्लिक में लोकमान्य तिलक के बारे में बहुत आदर था, उनके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। और युवा पीढ़ी की जो कॉलेज के स्टूडेंट है, स्कूल के बच्चे हैं, जब एक जगह मैंने जब एक किया था तब मैंने देखा कि लोगों में है, पूछते थे, सर आपको इतना जानकारी है, ये हमको कुछ स्कूल में पढ़ा है नहीं, ये हमको कुछ भी मालूम नहीं है। मतलब जब बुक्स में है लेकिन स्कूल में नहीं है। आज राजकीय नेता कभी लोकमान्य तिलक की बात नहीं करते हैं, फिर ये कौन सी बात करते हैं, किस तरह से ये लोग हैं। अगर लोकमान्य तिलक का मैंने नाम लिया तो लोग इधर उधर भाग जाते हैं। क्यों ऐसा? लोकमान्य ने क्या पाप किया था कि देशभक्ति की भावना के लिए देश को जगाया? ये कोई पाप थी? अभी महाराष्ट्र में कुछ ऐसे नफ्फड़ लोग हैं कि लोकमान्य तिलक जैसे इंसान को उन्होंने ब्राह्मण तक कह दिया। अरे ये जो देश की लड़ाई थी, वो देश का स्वतंत्रता था, वो क्या सिर्फ ब्राह्मण लोगों का था? उन्होंने किया था, उनका जो बलिदान था वो सिर्फ ब्राह्मण लोगों की दिया था? वो सारे देश के लिए था। वो गणेशोत्सव था क्या सिर्फ ब्राह्मण लोगों का था? वो शिव जयंती क्या ब्राह्मण लोगों का था? पूरे देश के लिए था। फिर ये लोग ऐसा गंदा वे क्यों करते हैं कि लोकमान्य तिलक ब्राह्मण है? एक जातिवाद में एक छोटे से इसमें डालकर पूरे उनको इतिहास से निकाल रहे हैं। ये कितना गंदी बात चल रही है देश में। आज देश राष्ट्रवाद खत्म कर रहे हैं लोग। ये राष्ट्रवाद खत्म, ये जातिवाद करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? देश की एकता को खंडित कर रहे हैं और जातीयवाद में ये कर रहे हैं, क्योंकि चंद मतों के लिए वो इतना गंदा कार्य कर रहे हैं, देश का विभाजन जैसी बात कर रहे हैं। इनको अकल नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं। हम देश के टुकड़े करके हम क्या पा रहे हैं? हमारे आगे के लोगों के जिंदगी में कांटे फैला रहे हैं। देश के लिए हम लोग यहाँ देश छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ लोगों को नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, कंट्रोल उड़ते जा रहा है, देशभक्ति की भावना नष्ट हो रही है। इसके लिए लोकमान्य तिलक का विचार यहाँ आना जरूरी है। लोकमान्य तिलक तो आ नहीं सकते, लेकिन उनके विचार हजारों साल तक रह सकते हैं। गांधी जी ने कहा हम हो सकते, हम नहीं रहेंगे कल, लेकिन लोकमान्य तिलक पूरे आगे बहुत काल तक देश पर राज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गीता रस से लिखा है। वो अजरामर ग्रंथ है जिसकी वजह से देश उसको याद करते रहेगा।
तो आज गीतारहस्य जैसे बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखा है और मैं चाहता हूँ ये गीतारहस्य सारे देश को पढ़ना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र में तो कॉलेज में लगाने के लिए सरकार को कह दिया है कि गीतारहस्य कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए रखना चाहिए, क्योंकि अगर शाकुंतल रखते हो, अगर ये शेक्सपियर रखते हो, तो गीतारहस्य क्यों नहीं रखते हो? ज़रूरी है। आज ये तिलक महाराज का जो इतिहास हुआ है, ये यहाँ स्वतंत्र सैनिकों ने यह लड़ाई लड़ी है और यहाँ समाधि स्थान बना है, इसका इतिहास भी अपने स्कूलों में आना चाहिए, ताकि लोकमान्य तिलक की समाधि कहाँ है, गढ़ महाराष्ट्र में नहीं तो देश तक पहुँच जाएगा कि लोकमान्य तिलक की समाधि स्थान कहाँ है। आज हमें मालूम नहीं। हमारे डिमांड इतना है, जैसा राजघाट है, जैसा शक्ति स्थल है, जैसे शांति स्थल है, वैसे लोकमान्य तिलक का समाधि स्थान होना चाहिए, उसको शासकीय सम्मान मिलना चाहिए, लोकमान्य तिलक जी को राष्ट्र पुरुष का दर्जा देना चाहिए। ये कुछ नहीं हुआ आज तक। महाराष्ट्र में मराठी लोगों की सत्ता आने के बाद 1960 में लोकमान्य तिलक के समाधि स्थान को नाम नहीं हुआ है। आज महाराष्ट्र के लिए बहुत दुख की बात है, महाराष्ट्री जनता के लिए बहुत दुख की बात है कि लोकमान्य तिलक के समाधि स्थान को नाम नहीं है। और जब नाम दिया जाता है तो वहाँ दिखाया जाता है क्या, लाइट एंड साउंड शो, फ्लॉप शो। उन्होंने, सरकार ने लाइट एंड साउंड शो किया वहाँ, लेकिन लोकमान्य तिलक समाधि स्थान का प्रसिद्धि कहीं भी नहीं किया। और उन्होंने यह उसको ऐसा ओपनिंग करके निकल गए। मतलब ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्या रत्नागिरी के लोगों तक ये बात नहीं पहुंच सकती, पूरे देश में पहुंचना चाहिए था। मैं चाहता था इसका उद्घाटन मोदी जी करें, ताकि ये बात देश तक जाएगा। लेकिन मोदी जी को मैंने बहुत लेटर लिखे, राज्यपाल कोश्यारी जी को लिखा था, मुख्यमंत्री फडणवीस को भी लिखा था, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मोदी जी को बुलाया जाए, इसको उद्घाटन किया जाए। मोदी जी तो हर भाषण में लोकमान्य तिलक का नाम लेते हैं। उनका कार्य जो है राष्ट्रीयत्व का है, तो राष्ट्रीयत्व में तो लोकमान्य तिलक तो प्रथम स्थान है। तो उनके समाधि स्थान के लिए मोदी जी ने अग्रसर लेना चाहिए। जब वल्लभ भाई पटेल का पुतला होता है, वल्लभ भाई पटेल तो स्वतंत्रता के बाद हैं, लेकिन स्वातंत्र्य दिलाने वाले जो लोकमान्य तिलक थे, उनके साथ तो वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई भी थे उनमें। तो उनका लोकमान्य तिलक के समाधि स्थान का प्रथम समाधि स्थान का उद्घाटन तिलक मोदी जी के हाथों से होना चाहिए था। लेकिन हमारे मोदी जी के लिए आपने लेटर लिखे, आपने देवेंद्र फडणवीस के लिए किए ये स्थान के लिए, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी अगला कदम क्या रहेगा? अगला ऐसा है कि इसके लिए आज हमारा ऐसा है, एक एक्चुअली मोदी जी ने चुनकर दिया फडणवीस को, एक्चुअली उन्होंने ये काम पूरा करना चाहिए था। 2015 में हमारे दबाव से वो जीआर आ गया, लेकिन जीआर आने के बाद भी आज 2024 में आज जो बोर्ड लगा है ना, वो फडणवीस की वजह से नहीं लगा है, वो दीपक केसरकर की वजह से। शिवसेना का नेता जो दीपक केसरकर है, वो एक सुशिक्षित आदमी है, बहुत वजह से उन्होंने मन पे लिया, इसलिए ये हुआ। लेकिन उन्होंने अपना श्रेय लेने के लिए वो लिया है, श्रेय तो लेने दो उनको, श्रेय से नहीं है, होना ज़रूरी है। स्वराज भूमि का नाम होना ज़रूरी है। और यहाँ पूरा अच्छी तरह से यहाँ लोकमान्य तिलक के सामने मुझे एक ध्वज स्तंभ खड़ा करना है। वो ध्वज स्तंभ क्यों उनके सामने फटकना चाहिए? क्यों? आखिरी सांस तक उन्होंने स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन देश को स्वातंत्र्य उनको देखने को नहीं मिला। ये उनकी मन की इच्छा पूरी करने हमारा देशभक्तों का ये नहीं है, कर्तव्य नहीं है। तो हम चाहते हैं उनके सामने उनका ध्वज फटकता रहे, और वो हम करीबन एक बहुत बढ़िया ध्वज स्तंभ खड़ा करना चाहते हैं। इस वक्त ये जो काम कर रहे हैं, वो काम इनको करना नहीं चाहिए। जो काम हम कर सकते हैं, इसमें राष्ट्रीयत्व है, इसमें सिर्फ कुछ भी लगाने का, बस एक खंबा लगाने का बात करेंगे, ऐसा ये लगाओ वो लगाओ, इस तरह से कोई कलात्मकता नहीं है, कोई जनता के लिए नहीं। इसमें पर्यावरण और पर्यटन देश का ही नहीं, प्रदेश के लोग भी इधर आके देख सकते हैं। ऐसा सुंदर गार्डन होना चाहिए। एक अजरामर इधर और बात है कि आपने इसके लिए इसका नाम चेंज करने के लिए आपने क्या स्ट्रगल किए, वो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, इसके 2007 से मैंने इसके पीछे शुरुआत की थी, तब वो कांग्रेस का राज था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2011 में नगर पालिका में उन्होंने ठराव मंजूर किया और स्वराज भूमि का ठराव मंजूर हो गया। नगर पालिका में शिवसेना और भाजपा थी, उन्होंने ठराव मंजूर किया, लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र में
पृथ्वीराज चौहान का, अशोक चौहान का वगैरह राज था। लेकिन ये यहाँ से ठहराव मंजूर होकर पृथ्वीराज चौहान के पास गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और वो स्वराज भूमि का वैसा ही पेंडिंग रहेगा। बाद में 2015 में मेरा इंटरव्यू बीजेपी के ऑफिस में हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर ये हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम स्वराज भूमि का पूरा काम करेंगे, जो भी आपने जो ये कहा है वो हम करेंगे और स्वराज नाम भी देंगे। उधर का जो संपूर्ण चौपाटी का जो है डिज़ाइन, वो जो आपने जो आपकी कल्पना को इसमें प्रत्यक्ष में लाएंगे। लेकिन इन्होंने सिर्फ स्वराज भूमि के नाम का GR का सैंक्शन किया, उसके बाद उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ राज है जो आज मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा। कुछ उनमें से ही बीजेपी के ही लोग हैं कि 2015 से लेकर 2024 तक ये काम को नहीं होने दिया उन्होंने। कितना टाइम लगा और ये प्रस्ताव के लिए और ये चेंजिंग वगैरह के लिए कितना वक्त लगा आपको इस कदम में? 2007 से 2024 तक कितना प्रयास कितना करना पड़ा? अभी 16 साल हो गए। 16 साल हुए। 2000 ब्रिटिशों ने भी 13 साल उन्होंने लगाया ये पुतला खड़ा करने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा 3 साल हो गए। 16 साल लगा इसको। मतलब हमारा लगा कि इसको ये होने के लिए अभी 2 साल 3 साल 1 साल अभी जो होगा उसके लिए मुझे 2-3 साल में पूरा हो जाएगा। हाँ, हो गया है कि होने वाला है। अभी सिर्फ बोर्ड लगा है, यहाँ पूरा काम करना है और ये अपने नाम से करने के लिए इनकी कोशिश चल रही है और ये सब बकवासबाजी। कोई पार्टी का काम हो रहा है ऐसा कर दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्मारक है, ये कोई पार्टी का वर्क नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि इसका श्रेय लेने की होड़ नहीं हुई, इसमें श्रेय लेने की होड़ चल रही है। और अभी वर्तमान में अभी क्या देखते हैं कि राज्य सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या मांग? जैसे कि आपने कहा स्वराज का फड़कता हुआ ध्वज होना चाहिए, एक रिनोवेटेड गार्डन होना चाहिए आम पब्लिक के लिए, लोगों को इनसे स्मरण हो, यहाँ नई पीढ़ी को मालूम पड़े कि अपने लोकमान्य तिलक जी के इतिहास, उनके बारे में बच्चे जाने। आपको बता देता हूँ, जो जहाँ ये स्मारक खड़ा है उसके दाहिने हाथ से पूरा राउंड लेके उनके इधर ये वो हाथ तक, बाएं हाथ तक, हम एक पूरा अंडरग्राउंड में एक चित्रशिल्प बना रहे हैं। देश की लड़ाई में लोकमान्य तिलक ने जो कार्य किया है वो कार्य उसमें चित्रित किया जाएगा। मूर्ति, चित्रकला और बढ़िया बढ़िया कलाकारों का से काम करवा लेंगे वहाँ। DM उपासनी जैसा जागतिक कीर्ति का आदमी यहाँ कार्य कर रहा है। ये विश्व ही है, आर्किटेक्ट है और मूर्तिकार, चित्रकार वासुदेव कामत जैसे है, सुहास बाहुलकर जैसे नामचीन लोग यहाँ कार्य करेंगे, मूर्ति बनाएंगे, पेंटिंग बनेंगे। तो जिससे वो सिर्फ आपको कान पे लगाना है हेडफोन और भारत की कोई भी भाषा सिलेक्ट करना है और वो सुनना है कि ये इतिहास भारत का इतिहास है। लोकमान्य तिलक का इतिहास मतलब भारत का इतिहास है। वो इतिहास आपने को देखने को मिलेगा। तो वो बाहर आएंगे कि वहाँ जब तिलक महाराज का देहावसान वहाँ तक का आएंगे तो आपके आंखों में आंसू आएंगे। देश के लिए मर मिटने वाला ये जो नेता था, उसके लिए पूरा राष्ट्र ही उसके, लोकमान्य तिलक बोले तो राष्ट्र ही हो गया पूरा। उसको सम्मान करना मन राष्ट्र का सम्मान है। सर, आज स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों को लेकर के जो भेदभाव वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में चल रहा है और वर्तमान राज्य सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? केंद्र से मोदी सरकार से करना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए जो मरमिटे हैं उनके लिए ये होड़ को रुका दीजिए। ये जो आज होड़, श्रेयवाद की होड़ चल रही है ना, उस पर कंट्रोल कीजिए। आपने जैसे आपके हाथ में है, जब आप वसुंधरा राजे को कैंसिल कर सकते, इतनी ताकत आप रख सकते हैं, तो महाराष्ट्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कुछ भी कर रहे हैं इस पर ध्यान आपका क्यों नहीं है? ये क्या कर रहे हैं? तिलक महाराज के ऊपर कितना अन्याय कर रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। मोदी सरकार, मोदी जी को, वो अपने गृह मंत्री को, शाह साहब को भी देखना चाहिए और अजित डोवल को भी देखना चाहिए कि राष्ट्रवाद जिंदा रखना है तो ये सब देखना चाहिए तुमको। ये सिर्फ सत्ता लेकर क्या करोगे आप? ऐसे बस पद पर, ऐसे लोगों को पद पे बिठाकर आप वहाँ सुख से कैसे बैठ सकते हैं? यहाँ क्या चल रहा है देखिए ना। यहाँ राष्ट्रवाद खत्म हो रहा है। यहाँ सिर्फ सपनों पर ये अपना दिमाग चल रहा है, अपना दुकान चालू रखा है। ये क्यों हो रहा है? ये गलत है। तो अभी आप आज देखिए, प्रमुख भावी मांगों को कौन कौन सी रखेंगे आप? हम यही चाहते हैं सरकार से लेकर राज्य सरकार कि आज हम इतना ही चाहते हैं कि इस स्वराज भूमि को
एक पूरा करने के लिए हमें अधिकार दीजिए, हमारी शक्ति दीजिए, हमारे पीछे आर्थिक ताकत दीजिए, और हम उसके लिए सारी जनता उसके लिए खड़ी है, क्योंकि वो लोकमान्य थे, वो राजमान्य नहीं, लोकमान्य थे। आज भी लोकमान्य है। आज राजे अपने सत्ता पर बैठे बोले उनको कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि ये लोकमान्य तिलक का काम हो जाए। आज भी लोकमान्य हैं, हम लोगों की भाषा बोल रहे हैं। दीपक तिलक ने क्या कहा, आप तिलक फैमिली के नहीं है, फिर भी आप जो कार्य कर रहे हैं ना, लोकमान्य तिलक थे, इसके लिए आप कर सकते हैं। दीपक तिलक जी उनके